देखो, कोई भी बालक हो, जब तक उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं पड़ता है ना, जब तक वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता है, जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं होता है, तब तक वो बालक ही रहता है। चाहे उसकी उम्र 50 साल हो जाए, चाहे 60 साल हो जाए, 100 साल हो जाए। अगर उसको अपने जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं है तो वो बालक ही रहेगा भाई। और जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसकी समाज में कोई गिनती नहीं होगी, और समाज छोड़ो, घर में भी कोई गिनती नहीं होगी। सही बता रहा हूँ मैं। तो जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी कला है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमारे ऊपर किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है तो क्या है? हम लावारिस की तरह घूमते फिरेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। लेकिन जिम्मेदारी अगर होगी तो हम एक खूंटे से बंधे होंगे, खूंटे से बंधे होंगे, हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो जिम्मेदारी जो है इंसान को परिपक्व बनाती है, मजबूत बनाती है, और जिम्मेदारी ही इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। मैं आपको एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है? वो जो मेरे साथ घटी है और जो घट के बीत चुकी वही कहानी हो जाता है भाई। आज का जो बीता हुआ है वही कहानी है। तो मैं आपको ना अपना जो है बीता हुआ मैं आपको सुनाता हूँ कि हम मेला में जाते थे अपने पिताजी के साथ। तो भाई हमारे पिताजी क्या कहते थे, हमको यहाँ कंधे पर बिठाए और बोलते थे कि हमारा सर पकड़ लो, और कंधे पर बैठ करके मेला में चले जाते थे। पिताजी हमारे पैदल ही जाते थे। तो जब मेला में घुसते ही सबसे पहले क्या होता है, वो खिलौने वाले बैठे होते हैं। कोई रू 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 रू, कोई डम 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 डम, कोई बांसुरी, और कोई गुब्बारा पानी वाला, फचर 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 फचर, वो सब खिलौने वाले बैठे होते हैं। तो भाई हम भी तो बच्चे थे, तो जैसे सब बच्चों का मन मचल जाता है खिलौने देख करके, तो हम भी कहते थे पिताजी हम ये लेंगे, पिताजी हम ये लेंगे। तो पिताजी जानते हो क्या बोलते हैं? अरे ये नहीं, अभी आगे चलो, आगे बहुत ज़्यादा है, आगे इससे भी अच्छा है। तो अब अच्छे के चक्कर में कंधे बैठे रहते थे और वो बताते थे, पिताजी दिखाते थे, कोई ये झूला है, ये करनी भरनी है, यहाँ सर्कस लगा हुआ है, और ये बर्तन की दुकान है, मिठाई की दुकान है, जलेबी की दुकान है, मूंगफली वाला, केले वाला, यही सब। लेकिन हमारा ध्यान रहता था कि वो खिलौने वाला आगे कहाँ आएगा। तो मैं पूछता था, वो पिताजी से बोलता था कि भाई खिलौने वाला नहीं है, मुझे खिलौना लेना, मुझे खिलौना लेना है। तो करे आगे है भाई, बहुत बड़ी दुकान खिलौने की है। हमारे पिताजी 2 रुपये की जलेबी दे देते थे, और ऊपर एक हाथ से ऐसा पकड़ कर रखते थे, एक हाथ में से जलेबी रख लेते थे, और मैं एक हाथ से पिताजी का सर पकड़ रखते थे, और एक हाथ से निकाल निकाल कर खाते रहते थे, पूरे मेले में घूमते रहते थे। लेकिन हमारा ध्यान यही रहता था कि खिलौने वाला कहाँ आएगा और मेरे पास खिलौने कब आएंगे। तो पूरा मेला घूम लेते थे, समझ लो कि 2-3 घंटे पूरा मेला आराम से घूमते थे, लेकिन वो खिलौने की दुकान नहीं आती थी। खिलौने की दुकान तो बहुत थी, लेकिन जहाँ पर खिलौनों की बड़ी दुकान थी वहाँ पर हमारे पिताजी को हमको लेकर जाते ही नहीं थे। तो मैं बोलता था कि वो खिलौना खिलौना खिलौना, अरे चलो आगे बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ से खरीदेंगे। कोई घटिया खिलौना थोड़ा लेंगे, अच्छा खिलौना लेंगे जो मजबूत होगा, बहुत दिन तक चलेगा। पूरा मेला घूम करके जब हम अपने रास्ते पर लौटने लगते थे, जब मेला मेरे पीछे छूट जाता था, तो फिर कहता था कि वो खिलौने नहीं मिले, खिलौना लेना है। तो बोले कि ये खिलौने सड़े हैं, अच्छे खिलौने जो हैं वो कल आएंगे। तो कल फिर हम आएंगे यहाँ पर, और कल आएंगे तो ढेर सारा खिलौना खरीदेंगे, और घर से एक थैला ले लेंगे, और थैला लेकर के आएंगे, उसी थैले में खिलौने भर लेंगे। खिलौना देख करके हम लौट आते थे, लेकिन हमको खिलौना मिलता नहीं था। उसका कारण ये था कि देखो भैया,
खेती किसानी, छोटी सी खेती किसानी में और कमाने वाले हमारे पिताजी अकेले, घर में खर्चा ज़्यादा। अब खेती में कितना इनकम होता है भाई, उसी में से दवा पानी का भी निकालना है, खाद का भी निकालना है, कपड़े लत्तों का भी निकालना है, निमंत्रण वगैरह कोई शादी विवाह में कोई दहेज देना तो भी उसी में से निकालना है। तो इतनी कमाई खेती में नहीं होती थी। तो हमारे पिताजी मात्र 2 रुपये लेकर मेला जाते थे। सोचो, 2 रुपये मेला लेकर के जाते थे और उसमें मुझे जलेबी भी खरीद कर देते थे और अपने लिए जो है एक बंडल बीड़ी ले लेते थे पूरा मेला में। और मैंने देखा है कि हमारे पिताजी वहाँ पर एक गिलास पानी तक नहीं पीते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे। सोचो, 3-4 घंटे कंधे पर बिठा करके एक बेटे को मेला घुमाना और इस तरह बात भी करना कि ताकि बच्चे का मनोबल भी ना टूटे कि ये खिलौने क्या है, तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छे खिलौने आगे हैं, इससे अच्छे खिलौने आगे आगे है, आगे है, आगे आगे के चक्कर में पूरा मेला में घूम लेते थे और घूमने के बाद घर चले आते थे, लेकिन हमारे हाथ में खिलौना नहीं आता था। उस समय मैं बताता हूँ कि मेरे हिसाब से 25 पैसे 30 पैसे में खिलौना मिल जाता था। दोस्तों, वो पैसे नहीं होते थे। सोचो, हमने वो भी दिन देखा है, वो भी दिन देखा है कि जब मैं पढ़ने जाता था ना, जब मैं 6ठी से 7वीं क्लास में, मैं 6ठी क्लास में एडमिशन कराया तो गांव में छोड़ना पड़ा, गांव से बाहर जाना पड़ा। तो हमको 10 पैसे मिलते थे। 10 पैसे मिलते थे तो उसमें हम 5 पैसे की चाट खाते थे और 5 पैसे बचा कर रखते थे। सोचो, इतना सस्ता ज़माना था। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तकरीबन वही 73-74 की बात है। 73-74 में इतनी महंगाई नहीं थी। 5 पैसे में चाट मिल जाती थी। उस चाट की कीमत आज कम से कम 25 से 30 रुपये है, जो हमको 5 रुपये में मिल जाती थी। वो टेस्ट भी नहीं है। तो मुझे खिलौने नहीं मिलते थे, मुझे कभी खिलौने नहीं मिले। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया तो फिर मैं मिट्टी से अपने आप खिलौने बनाने लगा। मिट्टी से ही हाथी बनाते थे, घोड़ा बनाते थे और रेडियो बनाते थे। हमारा थोड़ी इतनी बुद्धि थी कि मैं कोई चीज़ देखता था ना तो उसकी आकृति में मिट्टी में गीला मिट्टी सान करके उसकी मैं बना लेता था तैयारी, अच्छा सा खिलौना। उसमें डीजल इंजन भी बनाते थे। तो डीजल इंजन में क्या होता था, रस्सी खींचो तो पहिया चलती रहती थी। तो मैं खुद खिलौने बनाकर खुद खेल लेता था। और धीरे धीरे जब मैं बड़ा हो गया तो जब आदमी बड़ा होता है, थोड़ा सा वो समझता है, तो उसके बाद पल्ले पड़ जाती है कि भाई आज मैं सोच रहा हूँ कि देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है, पैसे ना होने के वजह से जो पिता अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालता पोसता है, बड़ा करता है, खिलाने पिलाने में कोई संकोच नहीं करता है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से अपने बेटे को ना वो अच्छा खिला सकता है, ना पहना सकता है, ना उसकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। हर बाप यही सोचता है कि हमारा बेटा अच्छा खाए, अच्छा पहने, लेकिन पैसा नहीं है। तो ये एक कसक सी हमेशा बनी रहती बाप के दिल में कि काश हमारे पास होते। जब किसी दूसरे बेटे को देखता है ना कि वो भाई सूट बूट में है, गाड़ी में घूम रहा है, तो एक बाप के दिल में आता है कि काश हमारे पास भी होता तो हम भी अपने बेटे को गाड़ी लेकर के देते, हमारा बेटा भी ऐसे घूमता तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती।
लेकिन सबकी किस्मत तो एक जैसी होती नहीं भैया। लेकिन हमारे पिताजी जो है परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार थे। वो समझ लो कि किसी रिश्तेदारी में नहीं जाते थे, कि किसी रिश्तेदारी में अगर जाएंगे तो हमारी रिश्तेदारियां भी तो दूर दूर हैं। जैसे हमारा घर बाराबंकी में पड़ता है, तो कोई रिश्तेदारी कानपुर में है, कोई हरदोई में है, कोई प्रतापगढ़ में है, कोई इलाहाबाद में, दूर दूर है। तो किराया भाड़ा भी तो लगता है। अब इतना घर में कहाँ पैसा है, किराया भाड़ा फिर वहाँ जाओगे, कुल लेकर के भी जाओगे। हमारे पिताजी किसी रिश्तेदारी में नहीं जाते थे, हमेशा पूरा जीवन अपना खेती में लगा दिया। और परिवार हमारा ठीक ठाक चले, अनाप शनाप कोई खर्चा नहीं था। हमारे पिताजी तंबाकू पीते थे, तो तंबाकू वो अपने खेतों में खुद उगाते थे। गन्ना भी बोया जाता था, सारी फसलें होती थी। और हमारे पिताजी जी जान से मेहनत करते थे। कद काठी के तो बहुत छोटे थे, लेकिन मैंने देखा है कि वो जब धान और दराने के लिए ले जाते थे ना, तो 2-2 बोरी करके, एक बार में 2 बोरी रखा, गए मशीन पर डाला है, दोबारा फिर 2 बोरी रखा, मशीन पर डाला है। मतलब 4 बोरी 2 बार में डालते थे और एक बार में चावल उठाकर लाते थे वहाँ से। कद के छोटे थे, लेकिन शरीर में फुर्ती और ताकत थी। तो धीरे धीरे उनका कोई अनाप शनाप खर्चा नहीं था और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहे, जिम्मेदारी समझी। और धीरे धीरे करके फिर हमारे जो बड़े भाई थे वो भी दिल्ली निकल गए, टेलीफोन विभाग में लग गए। कुछ दिन के बाद हमारा मझला भाई भी निकल गया दिल्ली, वो भी टेलीफोन विभाग में लग गया। बच्चे हम घर पर अकेले। तो हमारी पढ़ाई चलती रही, लेकिन हमारा भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हमारे भाई जब दिल्ली से आते थे बोलते थे कि पढ़ो भाई, तब जब तुम हाई स्कूल कर लोगे तुमको मोटरसाइकिल लेकर दे देंगे। लेकिन मुझे कोई मोटरसाइकिल की लालच थी नहीं, और फिर पढ़ाई में हमारा मन लगा ही नहीं। जितना मेरा मन खेलने कूदने में लगता था, पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। अब ये देखो कि मैंने हाई स्कूल की परीक्षा 81 में दिया। अरे भाई 9वीं क्लास में तुम फेल हो गए, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से 9वीं क्लास में दोबारा एडमिशन हुआ, दोबारा निकल गए। फिर 10वीं क्लास में 81 में पेपर दिया, 5 विषय में 4 विषय में फेल। उसके बाद फिर पेपर दिया, फिर 4 विषय में फेल। 83 का तो मैंने रिजल्ट ही नहीं देखा कि मुझे पता है कि मैं फेल हूँ, मैं रिजल्ट देख कर क्या करें। हमारी मार्कशीट आज भी लाल बहादुर इंटर कॉलेज दरियाबाद में पड़ी हुई है, हमें ज़रूरत ही नहीं। फिर हमारी माता जी कहने लगी, अगर नहीं पढ़ो लिखोगे, नहीं कुछ कमाओ धमाओगे तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। कौन करेगा शादी भाई? निठल्ले की शादी कौन करेगा? या तो कुछ कमा धमा रहे हो, या तो पढ़ रहे हो। और ना तुम कमा रहे हो, ना धमा रहे हो, ना पढ़ रहे हो। फिर मुझे भी मेरी माता जी ने मौसा के साथ दिल्ली भेज दिया और वहाँ टेलीफोन विभाग में लगे, लेकिन हमें वो काम अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम फ़ोटोग्राफी काम सीखना शुरू कर दिया। तो फोटोग्राफी का काम हमने समझ लो कि 82 से शुरू किया था। 82 से काम सीखना शुरू किया और 83 में हमारी शादी हो गई। और 84, 85, 86 में हमने आकर के बारिन बाग में स्टूडियो खोला। लेकिन यहाँ लाइट की बड़ी समस्या थी, तो वो बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद में फिर हम 87 में 1 साल चलाए यहाँ, उसके बाद फिर भग गए दिल्ली। फिर वहाँ नौकरी करने लगे। नौकरी करते 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 91 में आकर के फिर हमने किसी बारिन बाग में, जो दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में बारिन बाग है, तो फिर वहाँ पर मैंने दोबारा स्टूडियो खोला और उसको हमने 91, 92, 93 तक चलाया। उसके बाद 93 के लास्ट में हमने बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर उधारी ज़्यादा होती थी। गांव में क्या होता है ना कि हर आदमी अपना शान शौकत पूरी करता है, लेकिन किसी से उधार ले लिया ना
तो उधार जल्दी देता नहीं है वो। अगर तुमने कह दिया ना तो यही बोले कि हम भगे जा रहे भैया, क्या हम गांव में कोई नए थोड़ो आए हैं, बस इतना ही काफ़ी है। पैसे नहीं आपके मिलने, आप मांगते रहो, आप मांगते रहो, वो रास्ता काट करके दूसरे रास्ते निकल जाएंगे, तुम इंतज़ार करते रह जाओ। तो यहाँ उधारी ज़्यादा होती थी, फिर हमने कहा मारो गोली, यहाँ पर क्या फ़ायदा है, किससे किससे लड़ाई करते फिरेंगे। और लड़ाई धंधा करके लड़ाई झगड़ा करोगे तो वैसे भी धंधा चौपट हो जाएगा। फिर हम 93 के लास्ट में फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए, उसके बाद में फिर वहाँ पर हम काम करते रहे। उसके बाद में यहाँ नोएडा में अंजलि कलर लैब में लग गए हम। फिर वहाँ पर समझ लो कि 10-11 साल हमने सर्विस किया। उसके बाद में जब कोरोना आ गया ना, कोरोना लगा जब, तो कोरोना में फिर वो कंपनी बंद हो गई। हालांकि वो कंपनी दोबारा चालू हुई है, लेकिन लड़के बहुत कम रह गए हैं। जहाँ 35-40 लड़कों का स्टाफ था, वहाँ पर मात्र 7-8 लड़कों से काम चल रहा है। तो कोरोना काल में हमको दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और फिर हम यहाँ चले आए। अब हम क्या करते हैं, यही आप लोगों की सेवा के लिए हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है, मेरा संसार। तो उसी पर टूटी फूटी वीडियो डालते हैं। अब वीडियो चले न चले, हमारा काम है अपनी बात आप तक पहुंचाना, तो हम पहुंचाते रहेंगे। तो अब हम बेरोज़गार हैं, तो हम आकर के यही यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और छोटा मोटा घर का काम करते हैं। हमारी आम की बाग है और अब आम की बाग इसलिए लग गई क्योंकि अब खेती बहुत महंगी है। खेती महंगी भी है और अब मज़दूर नहीं मिलता है। मज़दूर नहीं मिलेगा, मज़दूर आपको बाहर जाओ, जो हमारे गांव के हैं वो बाहर चले जाएंगे मज़दूरी करने के लिए, लेकिन गांव में नहीं आएंगे। और गांव में ना आने के भी कारण है कि वो तुम्हारे घर में काम कर जाएंगे, उसके बाद में फिर पैसे के लिए चक्कर लगाएंगे, भैया पैसे दे दो। तो भैया पैसा कहाँ देने वाले हैं, अभी आगे काम कराएंगे इकट्ठा लेना, ना तुम्हारा इकट्ठा काम होगा ना पैसा देना पड़ेगा। तो बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए फिर हमारे पिताजी ने आम की बाग लगवा दिया था। अब पिताजी क्या, आम की बाग हमारी माता जी ने लगवाया दरअसल बात, क्योंकि हमारे पिताजी वो जल गए थे, चक्कर आ गए, नींद आ गई, ठंडी का मौसम था तो आग जल रही थी, उसी में ऐसे गिर गए थे। तो ये सारा जल गया था, ये मत्था था सब जल गया था। तो उंगलियां भी कुछ टेढ़ी हो गई, ठीक तो हो गई थी लेकिन उंगलियां टेढ़ी हो गई थी और सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ गया था। तो आम की बाग हमारी माता जी ने लगवा दिया और आज माता जी की लगाई हुई बाग से आज हम भी बाग मालिक बन के बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। अब बाग बिक जाता है और उसके हमको पैसे मिल जाते हैं। हम 3 भाई थे, तो बाग का भी बंटवारा नहीं हुआ, बाकी सबका बंटवारा हो गया, घर का बंटवारा हो गया, सबका अपना अपना मकान बन गया है, सबके अपने अपने परिवार हैं, सबके बच्चों की शादी हो गई और बच्चे भी बच्चे वाले हो गए। हमारे जो बड़े भाई थे उनके भी एक बेटा था, मझले भाई थे उनका भी एक बेटा था, हमारा भी एक बेटा है और सबसे छोटा हमारा ही परिवार है। हमारे पास एक बेटा एक बेटी, सबकी शादी ईश्वर की कृपा से सब निपट गई और सब बाल बच्चे वाले हैं। तो कुल मिला करके फिर आदमी को जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। हम भी जब दिल्ली में थे तो अपने बेटे को ले गए, फिर हमने सोचा था कि फोटोग्राफी की लाइन उसको हम नहीं डालेंगे, लेकिन उसका मैंने देखा कि दिलचस्पी इसी लाइन में है तो वो इसी लाइन में लग गया। अब आज हम मियाँ बीवी गाँव में रह रहे हैं और बेटा बहू दिल्ली में रह रहे हैं। और बेटा जो किसी बाहर की कंपनी है उसमें फ़ोटोग्राफी का काम है, तो वो वहीं पर काम करता है वो, और हम यहाँ रहते हैं। तो हम भी ले जा कर के अपनी जिम्मेदारी निभाया और बच्चों को सिखाया उसको ले जा कर के कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये काम अपना जो हम जितना जानते थे उसको सिखाया। और अपना कमा खा रहा है, हमारा भी ध्यान देता है और अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हमारे 2 पोते हैं। तो बड़ा वाला स्कूल जाता है लेकिन छोटा वाला अगली साल से जाएगा, अभी वो तीसरी साल में है, 3-3.25 साल का है। तो जब 4 साल का हो जाएगा फिर उसको स्कूल भेजेंगे। तो बेटा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैंने देखा हमारे गांव में जो हमारे बेटे के हमजोली के लड़के हैं ना, वो घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं है।
जब आम का सीज़न आएगा बस 2 महीने उनके पास काम रहेगा, उसके बाद में यहाँ घूमना वहाँ घूमना, यहाँ दारू पीना वहाँ दारू पीना, ताश खेलना जुआ खेलना, यही काम है और कोई काम नहीं है। बाप बोल नहीं सकता, क्योंकि बाप बोलेगा तो बाप बेटे में ठन जाएगी। तो बाप भी सोचता है भैया बिगाड़ोगे अपना, बनाओगे अपना, हम क्यों दुश्मनी लें। तो भाई संस्कार तो तुमने डाले हैं भाई, जैसा हम संस्कार डालेंगे तो उसी तरह तो होगा। जैसे हम वहाँ से भाग करके चले आए, हम बोलते कि बेटा अब हम कोरोना काल में गांव चले आए, तुमको अब दिल्ली नहीं जाना है, फिर पता नहीं कौन सी बीमारी आए, फिर आपको भागना पड़ेगा वहाँ से, अब आपको गांव में रहना है। तो क्या वो वहाँ तरक्की करता क्या? वो भी यही निठल्ला हो जाता, वो भी हम बच्चों की तरह हो जाता, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी को जिम्मेदार बनना चाहिए। जिम्मेदार, अगर जिम्मेदारी आप नहीं समझेंगे और अपने जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आपका मान सम्मान घर में भी नहीं होगा और बाहर भी नहीं होगा, और रिश्तेदार तो खास कर नहीं करेंगे। तो हमारी ये बात आपको कैसी लगी, टूटी फूटी बात जो हमने हमारे जीवन पर गुजरी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, साझा किया। तो ये अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कि हमारी आज की बातें आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, आगे बढ़ाना, और कोई कमी हो तो भी हमको कमेंट करके बताना कि ये कमी है। तो जब आप कमी बताएंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। भाई कमी तो आप ही लोग बताएंगे ना, आप क्या है, देखो आप लोग आईना है, असली चेहरा तो आईना ही बताता है ना। हमारे विचार कैसे हैं, हमारे भाव कैसे हैं, तो आप ही बताएंगे ना। अपने मुंह में मिट्ठू बनने से क्या फ़ायदा, अपने मुंह तो सबको अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमारी बात आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।